हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग का क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था, इसमें हम लोग चैप्टर 1 लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि क्लास को लाइव लेंगे, साथ ही रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का। तो लाइव लेना मेरा संभव नहीं हो पाया और आज क्लास भी काफ़ी लेट से ले रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन क्लास होगी जरूर। आज जो हमने डिसाइड किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का रिवीजन और साथ ही एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का क्या रिवीजन आज हमको देखेंगे, टोटल मतलब जो जितना हम लोग पढ़े हैं ना, टोटल उसको देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये क्लास जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो क्लास 12th में है, इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट है ना। तो ये मेरा जो क्लास है ये खास तौर से एमपी बोर्ड वालों के लिए है, और जो एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई में भी तो सेम ही रहता है, तो उनके लिए भी है। तो इस क्लास को जरूर देखिए क्योंकि कंप्लीट रिवीजन है चैप्टर 1 का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हम लोगों का? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यष्टि, है ना। व्यष्टि और मैक्रो को समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, देखो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण जो होता है वो प्रायः दो दृष्टिकोण से किया जाता है। फर्स्ट है कि क्या बोलते हैं, जो पहला विश्लेषण तरीका है वो क्या है? व्यष्टि। और दूसरा क्या है? समष्टि। इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लासों में। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि आर्थिक समस्या जो है उनका विश्लेषण दो तरीके से किया जाता है, व्यष्टि दृष्टिकोण से विश्लेषण और समष्टि दृष्टिकोण से विश्लेषण। ठीक है, और अर्थशास्त्र को देखो दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं? ठीक है, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, तो आपको मैं फिर से लिख के थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कि आर्थिक समस्याओं का जो विश्लेषण है, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण जो है वो दो तरीके से किया जाता है, माइक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैं आपको केवल रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग केवल मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए दो तरीके हैं, इनको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैंने जिनको व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोला जाता है, और मैक्रो को क्या बोला जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अर्थशास्त्र को जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अब देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों में क्या आता है? व्यक्तिगत इकाइयों में जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, है ना, एक फर्म हो गया, है ना, एक उद्योग हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
जैसे बड़ी इकाइयों जैसे कुल राष्ट्रीय आय हो गया, कुल व्यय हो गया, कुल बचत हो गया, है ना, कुल विनियोग हो गया। ये क्या है? ये समष्टि अर्थशास्त्र। तो आप लोग समझ रहे हो क्या है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, एक उद्योग हो गया, एक फर्म हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया, है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय हो गया, कुल व्यय हो गया, कुल बचत हो गया, है ना, इस तरीके से। एक और पॉइंट इसमें था जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है क्वेश्चन कि समष्टि और व्यष्टि जो है इन शब्द का प्रयोग कौन किया है ना। तो सर्वप्रथम जो है व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रैगनर फ्रिश ने किया। किसने? रैगनर फ्रिश। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बात और कि अर्थशास्त्र का जो है जनक किसको बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनका आप नाम याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक पुस्तक जो काफी प्रसिद्ध है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन बन जाता है। ये तो हम लोगों का कॉलेज लेवल में भी मतलब काफी इंपॉर्टेंस रहता है इसका, पूछ देता है ये। और तो इसका स्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1776 में ये इसका प्रकाशन हुआ था, द वेल्थ ऑफ नेशन का। ठीक है, इसकी एक और पुस्तक थी इनकी, क्या थी? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। क्या? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। मॉरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब इंट्रो तो हो गया आप लोगों का ना, क्या होता है व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। थोड़ा सा न्यू स्लाइड ले लेते हैं एक तो, ठीक है ना। ओके, ब्लैंक स्लाइड ले लिए एक। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। अच्छे से नहीं जानना है, केवल शॉर्टकट अच्छे से मैं तो बता चुका हूँ पहले ही, बस ये रिवीजन हो रहा है। रिवीजन क्लास शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत जिसमें व्यक्तिगत या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों से कोई पूछता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो क्या बताओगे आप लोग? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का तथा उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है। वो क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक मैं आपको डेफिनेशन बताया था, है ना, इसमें। तो ये डेफिनेशन था प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोलते हैं, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। क्या बोलते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग? व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। तो आप इस परिभाषा को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार ये परिभाषा थी। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये क्या है? ये पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। किसकी मान्यता लेकर चलता है?
पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। ठीक है। और इसमें एक मेन बात और है, कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत इसमें क्या होता है कि कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। इसे कीमत सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है? कीमत सिद्धांत। ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कीमत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया ना व्यष्टि अर्थशास्त्र? ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, पहले इसकी हम लोग इसका डिटेल से देख लेते हैं, इसमें जो भी था। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि यह छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है ना? इसकी विशेषताओं की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं, ठीक है ना? विशेषताएं, इसकी बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी? यह व्यक्तिगत और छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। देखो, आप लोग परिभाषा में मैं जितना बताया था ना, इसी में से आप देख लोगे विशेषता इसकी बन जाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात क्या? ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। और दूसरी बात क्या? व्यक्तिगत इकाइयों का, है ना? व्यक्तिगत इकाइयों का। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन करता है ना? तीसरी बात क्या? क्या इसका मुख्य विषय क्या है? कीमत सिद्धांत है ना? और चौथी बात क्या? यह पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है ना? तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसका महत्व देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, आखिर इसका क्या महत्व है। ठीक है। इसकी विशेषताएं देखो, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। ठीक। फिर इसके महत्व है, कुछ इसके इंपॉर्टेंस है। क्या महत्व है इसका? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को व्यवहार समझने में सहायक कैसे होता है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, जिससे आदमी छोटे स्तर की जानकारी हो जाने के बाद समझ सकता है कि, मतलब, छोटी छोटी इकाइयों से आप लोग उसकी गहराई तक जा सकते हो, जिससे कि आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक हो सकता है ना? और क्या, व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में भी सहायक होता है। क्योंकि इसमें छोटी इकाइयाँ होती हैं, व्यक्ति इकाइयाँ होती हैं, तो वे लोग अपने अनुसार अपने क्षेत्र में निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। अगर समष्टि की बात होती तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है। तो कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, या कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में भी सहायक है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं। आर्थिक नियमों के निर्माण में भी सहायक है, ये स्वयं के आर्थिक नियम निर्णय ले सकता है ना? इसमें कोई रोक टोक नहीं होता, मतलब क्योंकि ये छोटी इकाई है तो इसमें आसानी होता है एक तरीके से। तो व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता की वृद्धि में सहायक भी है, सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक है। ठीक है। तो ये इसको कुछ इंपॉर्टेंस है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट था इसका क्या, लिमिटेशन, यानी कि इसकी सीमाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, है ना? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही क्षेत्र प्रस्तुत न करना। चूंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है। ठीक है ना? और ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक अवास्तविक मान्यता है। वास्तविकता में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। इसकी एक सीमा यह भी है कि जो इसका विश्लेषण का निष्कर्ष निकलते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों को विश्लेषण करता है। क्योंकि अगर आप मान लो कि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी आय 5,000 रुपये पर मंथ है, तो इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि पूरे देश की जो व्यक्ति हैं उनकी इनकम जो है कि 5,000 ही है। ठीक है ना? तो ये इसका एक दोष है। चौथा नंबर, अगर देखा जाए तो इसकी कुछ एक सीमा क्या है, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसको इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमको राष्ट्रीय आय ही ज्ञात करना हो गया, तो हम लोग कैसे करेंगे? एक व्यक्ति का अध्ययन करके थोड़ी किया जा सकता है, वो तो संपूर्ण का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा, फिर उसका औसत निकलेगा, है ना? एक व्यक्ति के अध्ययन से ये संभव नहीं है। ठीक है। तो ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसकी सीमाएं देख चुके हैं, है ना, इसकी सीमाएं देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था समष्टि अर्थशास्त्र, और इसको व्यापक भी बोलते हैं। क्या? व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, समष्टि विश्लेषण का विकास जो है वो मुख्य रूप से मंदी काल में हुआ है, जो 1929 में शेयर बाजार की गिरावट के कारण शुरू हुआ था और 1939 तक चला था, ठीक है। केन्स के अतिरिक्त अन्य अर्थशास्त्री जैसे कि फिशर हो गए, वार्लस हो गए, सेल हो गए इत्यादि जो लोग थे, इन लोगों ने भी व्यापक अर्थशास्त्र में अपना पर्याप्त योगदान दिया है। हम लोग जानते हैं कि केन्स ही जो है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मतलब एक तरीके से जन्मदाता हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है कि बस वही बस नहीं थे, और भी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे कि हैं फिशर है, वार्लस है, विक्सेल है ना। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, तो आप लोग केन्स को तो जान ही रहे हो, लेकिन साथ में आप लोग जान लो फिशर भी हैं, वालस भी हैं, मिक्साइल भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो कि समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, और इसमें बड़े योगों, औसतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग इत्यादि, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसमें इसमें समस्त अर्थव्यवस्था के बड़े योगों का अध्ययन किया जाता है ना। तो एक परिभाषा हमने लिखवाया था पिछले क्लास में कि प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि क्या परिभाषा थी। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं, बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से न होकर राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से न होकर बल्कि कीमतों के स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। ये है प्रोफेसर प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार परिभाषा। देखिए कितना अच्छा परिभाषा दिया है इन्होंने, है ना। क्या बताया है इन्होंने कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये समस्त अर्थव्यवस्था की इकाइयों के अध्ययन का अर्थशास्त्र है ये। मतलब समस्त का अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये क्या बोलते हैं, इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं है, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, यानी कि राष्ट्रीय आय से है। और ये बोलते हैं इसका संबंध व्यक्तिगत कीमत से नहीं है, बल्कि यह इसके कीमत के स्तर से है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी परिभाषा रहती है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें अर्थशास्त्र के बड़े समूहों तथा औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, योगात्मक अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योगात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए मैंने इसको बताया भी था कि योगात्मक अर्थशास्त्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र के बड़े समूहों और औसतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको आय और रोजगार का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है ये, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर सूर्य के कुछ शब्द हैं, देखिए क्या बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र जो है वो राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, और वैश्विक अर्थशास्त्र का क्या था, कीमत सिद्धांत, मैंने बताया था ना। ओके, अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं। तो मैंने आपको परिभाषा में ही काफी चीजें बता दिया है कि इनकी परिभाषा में काफी चीजें बता दिया है, तो क्या हो सकते हैं इनकी विशेषताएं। पहली बात तो व्यापक दृष्टिकोण, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका दृष्टिकोण जो है व्यापक होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यापक विश्लेषण सेकंड इसका विशेषता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, इसलिए इसका विश्लेषण भी जो है काफी व्यापक है। आय रोजगार का सिद्धांत इसका मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसका यह अध्ययन करता है ना। परस्पर निर्भरता,
इसमें आपस में परस्पर निर्भरता पाया जाता है ना? ये इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। इसकी महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि यह जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक होता है। अब आप लोग सोचोगे कि जटिल अर्थव्यवस्था को संचालन के सहयोग कैसे करेगा ये? तो फर्स्टली आप लोग देख लोगे, देखो कि मैंने आपको बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है संपूर्ण का अध्ययन करता है, योगों का अध्ययन करता है, औषधों का अध्ययन करता है ना? तो इसमें जटिल अर्थव्यवस्था का संचालन एब्सोल्युटली हो जाएगा। आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे डाटा आपको मिल जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हो, है ना? आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। अब आप सोचो कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेगा, तो क्या जब हमको पूरे डाटा मिल जाएंगे तो क्या उसके अनुसार हम आर्थिक नीति निर्माण कर पाएंगे। लेकिन यदि अगर बात किया जाए कि आर्थिक नीतियों को निर्माण पूरे देश में लागू करना है, तो वेस्टेड शासन के अंतर्गत किया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें केवल व्यक्तिगत मतलब कि आप एक कुछ लोगों तक ही सीमित रख पाओगे उस नीति को। सॉरी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे उसको लागू नहीं कर पाओगे। चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अब आप देखो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण में व्यष्टि भी आ जाता है ना? समष्टि अर्थशास्त्री विरोधाभास को समझने में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्लास बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी देखना है, तो उसमें भी तो रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है ना? इस तो देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यह व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निकालने में खतरा है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा है। तो ये इसकी प्रमुख सीमा है, और यह समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देता, जबकि ध्यान देना चाहिए, है ना? विजातीय समूहों की समस्या। विजातीय समूहों की समस्या तो समझ रहे हो क्या? सजातीय विजातीय क्या होता है? विजातीय मतलब अलग तरीके का, एक तरीके से, ठीक है। उसकी समस्या भी पैदा होती है इसके वजह से। एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। एक समूह अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। चूंकि इसमें समूह बनावट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन तो इसकी यही लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पिछले क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो आप लोग दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो अगला टॉपिक था, वो था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है, मैं इसको आपको अलग से एक पेज में लेके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। ठीक है ना? एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर आपको बता देता हूँ अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। माइक्रो हो गया, है ना? माइक्रो, मैक्रो। ठीक। फर्स्ट फर्स्ट जो इसमें अंतर पाया जाता है इन दोनों के बीच में, वो क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैयक्तिक, सॉरी 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 हो गया, मान लो काट देते हैं इसको। ठीक है ना? लिखा क्या जाता है, वैयक्तिक ऐसे लिखा जाता है। वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। देखो, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, तो चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, गलतियां सभी से होती हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, माइंड ही है, हो जाता है बीच बीच में। ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जो कि क्लास 12th में है और माइक्रो इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट है। ठीक है। ओके, चलते हैं अपने क्लास पे। फर्स्ट जो अंतर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण यानी कि राष्ट्रीय योगियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? दूसरा अंतर की बात करें तो इसमें समग्र के एक अंश का अध्ययन किया जाता है। एक अंश का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है
समग्र का मतलब टोटल अध्ययन किया जाता है, इस समग्र का अध्ययन किया जाता है ना। और व्यक्तिगत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म का। और समष्टि शास्त्र में जैसे कि योगों का अध्ययन किया जाता है, इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, है ना। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो है वो क्या है? मुख्य विषय जो है वो कीमत सिद्धांत है ना। कीमत सिद्धांत है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार विश्लेषण। ठीक है, डॉट डॉट आप लोग याद रख लेना, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार विश्लेषण, ठीक है, इसका मुख्य विषय है। अब बात करते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो योग को टुकड़े में तोड़ने की क्रिया का आधार माना जाता है। योग को टुकड़े में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। ठीक है, देखो मैंने लिखा था यहाँ पे। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये क्या करता है? इसका आधार क्या होता है? योग करने की क्रिया से होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं की मान्यता लेकर चलता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है। इसमें जो होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इस रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं। इसमें परिवर्तनशील होता है जबकि इसमें स्थिर होता है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत को स्थिर मानते हुए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों को परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में सापेक्ष मूल्यों को स्थिर मानते हुए सामान्य मूल्य स्तर को परिवर्तनीय माना जाता है। मैंने तो आपको चार्ट वही लिखवाए थे, लेकिन कुछ बता देता हूँ और। ठीक है ना। एक और बता देता हूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक होता है, जबकि संस्कृत सा जो होता है वो राष्ट्रीय आय और संपूर्ण समाज के नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। इसी चैप्टर के अंतर्गत मेरा अगला टॉपिक था क्या? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता, आपस में ये दोनों कैसे निर्भर थे, इसके बारे में था, है ना। तो हम लोगों ने इसको पीपीटी के थ्रू पढ़ा था, हैंड रिटन तो नहीं किया था, पीपीटी के थ्रू पढ़ा था। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपस में कैसे मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो भिन्न भिन्न रीतियां हैं, जो कि वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें से कोई भी रीति अपने में पूर्ण नहीं है, प्रत्येक की अपनी सीमाएं तथा दोष हैं। सच तो यह है कि एक रीति की सीमाएं एवं दोष दूसरी रीति के द्वारा दूर हो जाते हैं। ये आपस में परस्पर निर्भरता है इन दोनों की। आर्थिक विश्लेषण की ये जो दोनों रीतियां हैं, ये एक दूसरे की प्रतियोगी नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं। कैसे? क्योंकि ये एक दूसरे की अर्थशास्त्र में जो होता है, समष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र को सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र को सहारा लेना पड़ता है। ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, कैसे लेता है? कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेता है, लेकिन कैसे लेता है देखते हैं कुछ पॉइंट के थ्रू। ठीक है ना। एक फर्म अपनी वस्तु का कितना उत्पादन करे, इस बात को निर्धारित करते समय उसे अर्थव्यवस्था में कुल मांग, देश में आय व रोजगार की स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात क्या है? इसी प्रकार एक फर्म अपने श्रमिकों को कितनी मजदूरी देगी, यह फर्म या उद्योग की स्वयं की मांग पर निर्भर नहीं करता, वरन इस बात पर निर्भर करता है कि श्रम की समस्त अर्थव्यवस्था में कुल मांग कितनी है। तो मैं पीपीटी के थ्रू बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये तो मैं अपने से बता रहा हूँ। तो देख लो आपकी सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर समष्टि अर्थशास्त्र की निर्भरता कैसे है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है ना। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि लाखों भोक्ताओं, उत्पादकों, विभिन्न निर्णयों के परिणाम होते हैं। ठीक है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र की नींव सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित है। ये इसकी निर्भरता हो गई।
की समष्टि अर्थशास्त्र की सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भरता, है ना? अब देखते हैं क्या कि समष्टि अर्थशास्त्र कैसे निर्भर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर, है ना? तो व्यक्तिगत उपभोक्ता उत्पादक समष्टि आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ब्याज दर, सरकारी नीतियों, व्यक्तियों और फर्मों के निर्णयों को प्रभावित करती है। इसलिए सूक्ष्म आर्थिक व्यवहार व समष्टिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और उनकी मांग प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी निर्भरताएं हैं। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का आधार प्रदान करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करता है। ठीक है, तो इसकी परस्पर आपस में निर्भरता है इस तरीके की। अब बात करते हैं सकारात्मक और आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के तीन प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है? देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना और देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करना और कीमत स्थिरता को बनाए रखना। ये जो है अर्थशास्त्र के प्रमुख तीन उद्देश्य हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के प्रमुख तीन उद्देश्य क्या है। तो क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया अभी तीन ठो। कौन कौन से? देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन और दूसरी बात कि देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन। तीसरी बात कीमत स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, नकारात्मक सॉरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सकारात्मक में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है और नॉर्मेटिव में क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है ना? तो देखते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति अर्थात क्रियाविधि किस प्रकार काम करती है वो बताता है ना? परंतु यह इस समस्या के हल हेतु कोई परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। अर्थात वह केवल क्या बताता है कि केवल समस्या के कारण और परिणाम के मध्य संबंध की स्थापना करता है। अन्य शब्दों में बात करें तो इसका संबंध केवल क्या है से है। अर्थात यह केवल यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है वहाँ की, है ना? इसका सरोकार इस बात से नहीं होता है कि क्या होना चाहिए। अर्थात क्या क्रियाविधि की अच्छाई बुराई या कुछ अकुशलता प्रतिकूलता के बारे में यह नहीं बताता है। ठीक है, अब बात करें आदर्शात्मक की। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध होता है क्या होना चाहिए से, है ना? अर्थात इस बात का विश्लेषण इसमें किया जाता है कि क्रियाविधि क्या होनी चाहिए। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई बुराई अनुकूलता प्रतिकूलता का विश्लेषण करता है तथा औचित्य के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आदर्शात्मक और ये भी ज्ञात हो गया आपको। तो बात करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेज की। एक्सरसाइजेज आप लोग अपने बुक से देखिएगा, बुक से करिएगा, क्योंकि मैं पीपीटी तो नहीं बना पाया हूँ इसके लिए। आपको ऐसे ही बातों बातों में थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। वैसे आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी है अच्छे तरीके से। हाँ, तो मुझे आशा है कि आप लोग कर पाएंगे, एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल जैसे मुझे दिख रहे हैं अभी बुक बुक में कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पूछा गया है कि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कौन थे, राइनर फ्रीज थे, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है। मैंने इसको भी बताया था आपको, कौन है ये? एडम स्मिथ, है ना? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण विषय वस्तु है किसका है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का, मैंने इसको बताया है ना? समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? योगात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं, हर का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना? राष्ट्रीय विश्लेषण भी बोलते हैं, है ना? और व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण किया जाता है, किसका किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका विश्लेषण किया जाता है? इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, है ना? एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो मतलब मैंने जो भी पढ़ाया है ना टोटल बुक से, एकदम आप लोग इसको याद रख पाओगे, मेरी क्लासेस से आप लोग याद रख पाओगे मुझे लगता है। अभी रिवाइज रिवाइज हो गया तो आप लोगों को एकदम पूरा चैप्टर कंठस्थ हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा आशा है आप लोगों से। तो आप लोग एक्सरसाइज को खुद से कर लीजिएगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा हूँ और काफी लेट भी हो गया क्लास के लिए, और ज्यादा लॉन्ग क्लास में करना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और धैर्य से रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, है ना? ओके।
तो हम लोग मिलते हैं कल। अब आज के लिए क्लास इतना ही। ओके, गुड नाइट।